अर्नब गोस्वामी भारतीय टीवी मीडिया का एक नामचीन चेहरा, एक ऐसा एंकर जो सालों तक झूठ, फरेब, स्कैम, जेल और सत्ता की चाटुकारिता के लिए जाना गया, लेकिन अचानक एक दशक से ज्यादा तक एक ही राजनीतिक पार्टी की ढाल बने रहने के बाद उनका मरा हुआ जमीर मानो कब्र से बाहर आ गया हो। अब वही अर्नब उसी सरकार से उसी तेवर में सीधे और तीखे सवाल पूछ रहा है। पूछता है भारत, मोदी सरकार क्या करे? लोग हैरान हैं। मैं हैरान हूँ जी। अब सवाल ये है कि क्या ये टीआरपी का खेल है या फिर ये पर्सनल राइवलरी का नतीजा है? क्या अर्नब अब सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या सच में अर्नब और सरकार के बीच दूरी बढ़ रही है या फिर ये एक नई स्ट्रेटजी है? द नेशन वांट्स टू नो कि अर्नब ने पलटी क्यों मारी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उन इंपॉर्टेंट सवालों को जो अर्नब ने सरकार से पूछे, जिनकी वजह से आजकल वो चर्चाओं में है। 4 से 6 दिसंबर 2025 देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द कर दी। 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ये वही एयरलाइन है जिसने बीजेपी को 31 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे। इसी पर अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पूछता है भारत में सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्टर से सीधे सवाल पूछे। क्या सरकार यात्रियों के प्रति जवाबदेह है? क्या डीजीसीए ने नियमों में ढील दी? जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाबदेही भारत सरकार की है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है, इंडिगो एयरलाइंस की है, एयर इंडिया की। अर्नब ने आरोप लगाया कि सरकार चुप है, इंडिगो के दबाव से यात्रियों के हितों की अनदेखी हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि एयर इंडिया हादसे में 171 मौतों के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज पूछता है भारत, क्या किया सरकार ने? 171 लोग मर गए एयर इंडिया क्रैश में, कोई जवाबदेही हुई एयर इंडिया की? एयर इंडिया के सीईओ को अरेस्ट किया मोदी सरकार ने। दूसरा, गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। ये क्लब लूथा ब्रदर्स का था। जांच में खुलासा हुआ कि बिना सही जांच लाइसेंस दिए गए और अग्नि सुरक्षा, एफएससी और प्रदूषण विभागों ने नियमों की अनदेखी की, यानी सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट था। गोवा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका टूरिज्म रेवेन्यू सालाना 5000 करोड़ तक पहुंच जाता है और दुनिया भर से करोड़ों टूरिस्ट गोवा में आते हैं। ऐसे में हुआ यह हादसा भारत की इंटरनेशनल इमेज और इकोनॉमी दोनों पर सीधा असर डालता है। इस पर भी अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में दिलीप पारुलेकर, जो कि पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, उनसे सीधा सवाल किया कि भ्रष्टाचार खुलेआम स्वीकार क्यों? पार्टी से ऐसे कैसे डिफेंड कर रही है? अर्नब ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि घूस और हफ्ता लेकर सिस्टम द्वारा कराई गई मौतें हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि सरकार और वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वो घूस लेकर, हफ्ता लेकर, पैसे खाकर लोगों को मरवाते हैं। बाद में गोवा के सीनियर बीजेपी नेता दिलीप पारुलकर, जो कि पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने खुद कबूला कि भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है। उन्होंने ये खुद स्वीकार किया कि सिस्टम के निचले लेवल तक रिश्वत पहुंचाई जाती है। अभी जो हो रहा है वो नीचे का नीचे सेक्रेटरी भी है, वो भी पैसा मांग रहा है, हफ्ता मांग रहा है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर अर्नब बोले वो है दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा। देखिए, दिल्ली का एक्यूआई दिसंबर के महीने में बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया। सारे पैमाने, सारी लिमिट्स टूट गई। पिछले 8 सालों में सबसे खराब स्थिति, यहाँ तक कि कोविड से भी ज्यादा बड़ा खतरा। सांस लेना भी खतरनाक और लोगों की आंखें जल रही हैं और दिल फेफड़ों पर असर साफ दिख रहा है। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं ज्यादा जोखिम में है। यह हालत किसी हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है। और इसी पर अर्नब गोस्वामी ने सीधा सवाल उठा दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी और एनवायरमेंट मिनिस्टर चुप क्यों है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहाँ है और इसकी संसद में चर्चा क्यों नहीं? So we are in a national health emergency. Prime Minister, no less, must intervene in this matter. Where is the Union Environment Minister? The nation wants to know where he is tonight. The nation wants to know where the Delhi Chief Minister is tonight. Reopen Parliament now. Reopen Parliament. This is a public issue. अगला, अरावली पर्वत को अवैध खनन से काट काट कर खोखला किया जा रहा है। जंगल साफ करके फार्म हाउस, कॉलोनियां और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ऊंचे पर्वत ही केवल अरावली पर्वत माना जाएगा, और किन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर से ज्यादा गैप है तो उसे भी अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने करीब 90% अरावली पर्वत को खनन और रियल एस्टेट के हाथों में सौंप दिया। माफिया, पैसा और राजनीतिक दबाव मिलकर अरावली को चुपचाप खत्म कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से सीधा सवाल किया कि अरावली को माइनिंग और कॉर्पोरेट हितों जैसे अडानी के लिए बर्बाद क्यों किया जा रहा है? Very big businessmen to destroy a mountain range. I'm talking about the Aravalli range. पीएम नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए? Does the Prime Minister of India not say? और यही नहीं, उन्होंने पूर्व सीजीआई न्यायमूर्ति BR गवई से सीधे सवाल किए। अगला 15 दिसंबर 2025 को बीजेपी के एक विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला, उनके बेटे अंजनेश शुक्ला की इंदौर में शादी थी।
वही रिपोर्टों में पता लगा कि लगभग 70 लाख रुपए के उन्होंने अपनी शादी में पटाखे फोड़ दिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। फिर 18 दिसंबर को अर्नब गोस्वामी अपने शो अर्नब टीयर्स इनटू बीजेपी पॉलिटिशियन में इसे अतिरिक्त प्रदर्शन और जनता के सामने अमीरों का घमंड बताया। Want to ask the Bharatiya Janata Party 7 million rupees on 5 to 10 minutes of a firecracker display. जहां भारत पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी सेवाओं की कमी झेल रहा है, वहीं 70 लाख कुछ ही मिनटों में आतिशबाजी पर खर्च हो गए। जब सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही, तब नेताओं द्वारा प्राइवेट जेट, महंगी शादियां, लग्जरी ट्रेवल और संपत्ति का प्रदर्शन क्यों होता है? Among BJP leaders to display money, display connections, display celeb connections, fly private jets all the time, buy the most expensive cars, BJP leaders and leaders. अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर अर्नब ने अपनी आवाज बुलंद की, वो था 2017 का उन्नाव कांड। हाल ही में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां उन्नाव कांड के दोषी बीजेपी नेता को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। 2017 में यूपी के एक शहर उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश भी की। फिर 2018 में न्याय न मिलने से परेशान होकर पीड़िता ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की और इसी दौरान पीड़िता के पिता को झूठे केसों में जेल में भेज दिया गया और यही नहीं, पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत भी हो गई। फिर 2019 में जब पीड़िता कोर्ट जा रही थी तो उनकी कार को ट्रक से टक्कर मारी गई। जांच हुई तो ये ट्रक सेंगर के ही एक करीबी से जुड़ा निकला और ये हत्या की साजिश साबित हुई। इसके बाद कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को केस में उम्र कैद और हत्या और साजिश में 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही विधायक पद गया और बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। इसी पर अर्नब गोस्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सरकार और न्याय व्यवस्था से सवाल किया कि बलात्कारी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित क्यों की गई। We are against this verdict, both in its letter and in its spirit. Does not mean it won't be followed. It will be followed, but this is not right. Just not right. यहाँ तक कि पीड़िता को लाइव शो पर बुलाकर न्याय की मांग की और सरकार पर शर्मिंदगी जताई। तो ये ऐसे सवाल हैं और ऐसा काम है जो मेनली मीडिया का होना चाहिए। अगर सत्ता में बैठी सरकार से कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछता है तो उस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्नब पिछले 1 दशक से ज्यादा से जिस रास्ते पर थे और अभी जो उनका रूप है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब बात कर लेते हैं अर्नब के पलटी मारने की वजह पर। देखिए, अर्नब के पलटी मारने की कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। सबसे पहली तो टीआरपी, और टीआरपी के लिए अर्नब किस हद तक जा सकते हैं ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे, जहां पर इन्होंने इतने बड़े बड़े स्कैम किए कि जहां इनको जेल तक जाना पड़ा और इतने झूठे और फेक न्यूज चलाए कि देश में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अब क्योंकि सबको पता है इन चैनल्स और इन एंकर्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितना ये जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, इसलिए ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट कर गए हैं और यही बात सुधीर चौधरी एक शो में कहते हैं। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया। उसका कारण यह है कि न्यूज चैनल्स लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए। एक आम हिंदुस्तानी की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको रोड्स अच्छी नहीं मिल रही है, आपके शहर में बार बार बाढ़ आ जाती है, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन है, इलाज बहुत महंगा हो रहा है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कभी भी न्यूज चैनल में नहीं देखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि इनको खुद को ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि ये भी तो वही कर रहे हैं। दूसरी बात सुधीर चौधरी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी और जेलिसी की। देखिए, हुआ क्या है कि प्रसार भारती ने डीडी शो के लिए एंकर सुधीर चौधरी को सालाना 15 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी भी शामिल है। और अर्नब गोस्वामी अपने शो में कई बार इस 15 करोड़ वाली बात का जिक्र भी कर चुके हैं। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट कर इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल मीडिया में भी ओड इवन चल रहा है, आज यहाँ कल वहाँ। और इस कंट्रोवर्सी की वजह बताई जा रही है हिरेन जोशी का इस्तीफा। हिरेन जोशी जो जॉइंट सेक्रेटरी और ओएसडी कम्युनिकेशन आईटी हैं, यह पद दिखने में सरकारी और टेक्निकल लग सकता है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की पूरी सूचना, मीडिया और कम्युनिकेशन की कमान उन्हीं के हाथ में है। इसको मोदी सरकार का बॉलीवुड स्टाइल में इनविजिबल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि पर्दे के पीछे से ये पूरी मीडिया को कंट्रोल करते हैं। आज किसको कौन सा शो चलाना है, 9 बजे किस पर डिबेट होगी, किसको क्या ट्वीट करना है, किसको कितना बोलना है, किस टॉपिक पर बात करनी है, किस टॉपिक पर बात नहीं करनी, ये सब डिसाइड करते हैं हिरेन जोशी। और यही नहीं, ये चुपचाप नजर रखते हैं कि मीडिया में कौन सही व्यवहार कर रहा है और किसे हल्की सी फटकार की आवश्यकता है। इसका सीधा मतलब है कि एडिटर, ओनर, मंत्री, यहाँ तक कि भाजपा के अपने सोशल मीडिया योद्धा भी इनकी ब्लैक लिस्ट में आना पसंद नहीं करते। जोशी के बारे में लंबे समय से यह कहा जाता है कि वो मोदी के आंख और कान है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मीडिया कमांड सेंटर की बागडोर संभालते हैं। कांग्रेस के एक नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जोशी कोई छोटा नाम नहीं है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, जिन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या करने में और मीडिया का गला घोटने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति
जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया। तो खबरें ये आ रही हैं कि हिरेन जोशी से भी इस्तीफा उसी अंदाज में लिया गया है जैसे जगदीप धनखड़ से लिया गया था। तो जाहिर है जब इतना महत्वपूर्ण पद खाली हो जाता है तो मीडिया की नकेल ढीली पड़ जाती है। इधर सुधीर चौधरी की 15 करोड़ रुपए में एक सरकारी चैनल के साथ डील हो गई, लेकिन अर्नब भी तो सालों से वफादारी निभा रहे थे। अर्नब भी तो मीडिया जगत में सुधीर चौधरी जितना ही कद रखते हैं। अर्नब गोस्वामी अब साबित कर रहे हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं और बीजेपी को कितना डेंट पाड़ सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जल्द ही अर्नब के साथ भी डील हो जाएगी और फिर वो भी उसी धारा में बहेंगे जैसे वो बहते आए हैं। अर्नब गोस्वामी के सोच का विश्लेषण बताता है कि पत्रकारिता की आड़ में उनका मुख्य काम बीजेपी की चाटुकारिता और विपक्ष दलों के अपमान के साथ साथ समाज में नफरत का जहर घोलना है। तो अब इनकी फेक न्यूज, झूठी पत्रकारिता और टीआरपी की भूख पर एक नजर डालते हैं। 15 मई 2025 रिपब्लिक टीवी के प्राइम शो में अर्नब गोस्वामी ने एक तस्वीर दिखाकर कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस तुर्की के इस्तांबुल शहर में है। इस तस्वीर को दिखाते हुए अर्नब ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है और इसके पीछे गांधी परिवार का हाथ है जो बार बार देश हित से समझौता करता है। Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? इस पूरे मुद्दे को अर्नब ने देश की अखंडता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की जो पाकिस्तान का करीब है उससे कांग्रेस की नजदीकी यानी कि देश के साथ राष्ट्रद्रोह है। उन्होंने ये तक कह दिया कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। अर्नब ने लोगों से अपील की कि कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार किया जाए और उस पर बैन लगाने की भी मांग की। अब रिपब्लिक टीवी के इस दावे का असर सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा। 2 दिन बाद यानी 17 मई को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इस प्राइम टाइम शो की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे पूछा, कांग्रेस को तुर्की में ऑफिस खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गई और भाजपा समर्थकों के लिए एक नया नैरेटिव घड़ने का जरिया बन गया, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों ने इसे खूब शेयर किया। एक ऋषि बागरी नाम के एक्स यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, जब तुर्की में सिर्फ 300 भारतीय रहते हैं तो कांग्रेस को वहां ऑफिस खोलने की क्या जरूरत है? फिर आगे लिखा कि क्या अब एर्दोगन कांग्रेस का एक नया खलीफा बन गया है? क्या ये कांग्रेस के इस्लामीकरण की साजिश का हिस्सा है? ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी थी। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो जानिए। जो इमारत रिपब्लिक टीवी के प्राइम शो पर दिखाई गई, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का तुर्की ऑफिस बताया गया, असल में उस ऑफिस का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था। ये बिल्डिंग इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर जो कि तुर्की के इस्तांबुल शहर के सिसली जिले के हार्बिया इलाके में स्थित है। इस सेंटर का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2009 को हुआ था और इसका मालिकाना हक मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी के पास है। इसे सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनियों और अन्य बड़े कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है और ऐसे सेंटर दुनिया के और शहरों में भी पाए जाते हैं। इस सेंटर के नाम में कांग्रेस का होना एक संयोग है। इंडियन नेशनल पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो वो दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक था और इसी भ्रामक दावे को हथियार बनाकर ये पूरा नैरेटिव घड़ा गया और इसी कारण बीएनएस की धारा 192 और 352 के तहत अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय के खिलाफ यूथ कांग्रेस के लीगल सेल हेड श्रीकांत स्वरूप बीएन ने एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी की तरफ से एक माफीनामा आया, लेकिन अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल पे वो वीडियो जस का तस पड़ा हुआ है। देखिए, अर्नब गोस्वामी को भ्रामकता फैलाने में महारत हासिल है क्योंकि भ्रामक जानकारी फैलाने में इनका पूरा रिकॉर्ड रहा है। जैसे 25 सितंबर 2022 की एक खबर देखिए। रिपब्लिक टीवी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बारे में एक खबर चलाई कि उनका तख्ता पलट होने वाला है। जिनपिंग के घर के बाहर सेना तैनात कर दी गई है और चीन में तख्ता पलट की जो अटकलें इन तस्वीरों से, इन खबरों से अब तेज हो चली है। और इस रिपोर्ट का सोर्स था जर्मन रिपोर्टर जॉर्ज फरिहान की एक सरकास्टिक थ्रेड एक ट्विटर के जैसा ही एक मेटा कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फरिहान की थ्रेड का उपयोग रिपब्लिक टीवी ने अपनी न्यूज रिपोर्ट, फास्ट एंड एक्सक्लूसिव न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में लिया। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर चला रहे हैं, ये जिनपिंग के घर के बाहर की तस्वीरें। वहां पर दरअसल हथियारबंद सैन्य कर्मी मौजूद हैं। जॉर्ज फरिहान को जब बताया गया कि उनके उस सरकास्टिक थ्रेड का उपयोग भारत के रिपब्लिक टीवी ने वास्तविक समाचार के रूप में उठाया है और प्रकाशित किया है, तो फरिहान ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि एक भारतीय टीवी चैनल अब इस थ्रेड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए मैं दोहराता हूं कि 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। अर्नब यही नहीं रुके, ये खबर देखिए। On the 5th floor of the Serena Hotel, I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? ये सुनकर आपको लग रहा होगा, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरीना होटल में 5वां फ्लोर ही नहीं है। Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. जब अर्नब गोस्वामी लगातार अपने चैनल पर झूठ बोलने और चाटुकारिता करने लगे तो लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया और टीआरपी डाउन होने लगी। वही टीआरपी जिसके लिए मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, दीपिका क्या आप ड्रग लेती हैं जैसे नाटक करते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती हैं? यहाँ तक कि टीआरपी स्कैम में भी इनका नाम आया।
दरअसल अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्हें चैनलों द्वारा धोखाधड़ी से अपनी रेटिंग बढ़ाने की शिकायतें मिली हैं। ये शिकायत हंसा रिसर्च ने की थी। ये वही कंपनी है जिसने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की ओर से टीआरपी मापने के लिए बोरोमीटर बॉक्स लगवाए थे। हंसा रिसर्च ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने उन घरों के डेटा या तो लीक कर दिए हैं या बेच दिए हैं जिनमें बोरोमीटर लगाया गया था। जब इस शिकायत पर मुंबई पुलिस ने जांच करना शुरू की तो उन्होंने पाया कि रिपब्लिक टीवी की व्यूअरशिप में कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने ARG आउटलेट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के मालिकों के खातों का ऑडिट किया और इससे पता चला कि इसके हिंदी चैनल यानी रिपब्लिक भारत की टीआरपी और दर्शकों की संख्या 2016 में लॉन्च होने के पहले ही महीने में सामान्य से अधिक थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि जिन घरों में रेटिंग मापने के लिए बोरोमीटर लगाए गए थे उन घरों में रिपब्लिक भारत को देखने और अपनी टीवी चालू रखने के लिए 400 से 500 रुपए की रिश्वत दी गई थी, जिसके बाद रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ गई और बढ़ी हुई टीआरपी के साथ ARG आउटलेट मीडिया ने विज्ञापन दाताओं से अधिक पैसे वसूले। इस मामले में रिपब्लिक भारत के साथ साथ टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के आज तक और इंडिया टुडे भी शामिल थे। बार्क ने टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड पर व्यूअरशिप में हेरफेर के लिए 5 लाख का जुर्माना लगाया। हालांकि बाद में जब इसकी जांच ईडी को सौंपी गई, ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि उनके निष्कर्ष और मुंबई पुलिस के निष्कर्ष आपस में मेल नहीं खाते। फिर एजेंसी ने रिपब्लिक टीवी और उनके हिंदी समाचार चैनल यानी आर भारत को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी में हेरफेर करने के आरोपों से मुक्त कर दिया और ईडी की विश्वसनीयता के बारे में आप बखूबी जानते हैं। इसके बाद अर्नब को मुंबई पुलिस ने एक दूसरे केस में गिरफ्तार किया। मामला एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक की कथित आत्महत्या से जुड़ा है। साल 2018 में मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली और इसका कारण था कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने अन्वय नायक का बकाया भुगतान नहीं किया था। हालांकि इस केस को पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक की बेटी अदनिया नायक द्वारा एक ताजा शिकायत दर्ज की गई तो इस मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए गए, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। और इस केस के लिए जब पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही थी तभी अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई और इन चैट्स में यह पता चला कि अर्नब गोस्वामी देश की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से ही पता था। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने चैट में लिखा समथिंग बिग विल हैपन। अर्नब आगे इन चैट्स में एक शख्स PDGA जो कि कथित तौर पर पार्थोदास गुप्ता कहा गया, जो कि बार्क के एक्स CEO हैं, उनको बताते हैं कि गवर्नमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही है क्योंकि वो पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। ये बातें अर्नब गोस्वामी अपने व्हाट्सएप पर PDGA से बालाकोट एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले कर रहा था। फिर पुलवामा अटैक के बाद यानी 14 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी PDGA को लिखते हैं कि हम बाकी चैनलों से 20 मिनट आगे थे। इसके बाद लिखते हैं कि दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, मतलब जिस अटैक में देश के 40 जवान शहीद हो गए उसकी ये 20 मिनट पहले रिपोर्टिंग करके खुशी मना रहे थे। और ये अर्नब का पहली बार नहीं था जब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी की मौत का फायदा उठाया गया हो। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद उन पर इन्होंने कई एपिसोड किए। उन्हें सुशांत से कोई हमदर्दी नहीं थी, ये केवल महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने के लिए सुशांत की आत्महत्या का फायदा उठा रहे थे। ऐसे ही जब पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग कर हत्या कर दी गई तब अर्नब ने इस मौके का फिर से फायदा उठाया और कांग्रेस, शिवसेना और सोनिया गांधी पर खास तौर पर निशाना साधा। And all that the Uddhav government did, the Uddhav-Sonia government, more appropriately, Uddhav and Sonia. और आखिर में जब इन पर FIR हो गई तो इन्होंने सावरकर बनने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के 4-5 दिन बाद ही यूपी में भी एक साधु की हत्या कर दी गई, लेकिन आप देखेंगे कि तब अर्नब के मुंह से आवाज तक नहीं निकली क्योंकि यह घटना यूपी की थी। इसलिए अर्नब गोस्वामी का भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित प्रदेशों में समाचार कवर करने का अपना तरीका है। तो अभी जब अर्नब गोस्वामी सत्ता से मुखर होकर और उसी अपने एग्रेसिव अंदाज में सवाल कर रहे हैं तो लोग अर्नब गोस्वामी को पुराने अर्नब गोस्वामी से कंपेयर कर रहे हैं जब वो भारतीय टीवी पत्रकारिता में सत्ता से सवाल करने के लिए सबसे तेज आवाज माना जाता था। 2003 से 2014 के बीच अर्नब गोस्वामी एनडीटीवी में थे जब उनकी पहचान थी सरकार से टकराने वाला एंकर। यूपीए सरकार के समय 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोलगेट स्कैम जैसे मामलों पर उनकी बहसें आक्रामक होती और उस दौर में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी इनके सवालों से बच नहीं पाती थी। तब अर्नब गोस्वामी को आक्रामक लेकिन निष्पक्ष एंकर माना जाता था। तब उनके साथ गोदी मीडिया जैसा कोई टैग नहीं जुड़ा था। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी तो क्या पूरी गोदी मीडिया गैंग ही कठपुतली की तरह काम करती है। खैर, आपको अर्नब के बदलने पर क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इनके ये सवाल सत्ता से नहीं बल्कि सौदे से हैं, क्योंकि अगर ये घर वापसी होती तो उनकी तरफ से कोई माफी या फिर पछतावे वाली स्टेटमेंट जरूर आती। उनके अंदर एक संयम दिखता, एक सुकून दिखता। मुझे तो अब तक ना बिकने की बेचैनी दिख रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।
है।